Hello student, welcome back in my channel. There are some laws of algebra of sets. ठीक है, these laws are idempotent law, identity law, commutative law, associative law, distributive law, De Morgan's law. इन सभी laws के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं. ठीक है, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं. चलो पहले हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे. देखते हैं क्या है आइडेम्पोटेंट लॉ. मतलब ये जो ये लॉ दिखा रखे हैं, ये जो सभी लॉज के बारे में बात कर रहे हैं, इसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगा, इसका प्रूफ भी दूंगा. ठीक है, तो पहला आइडेम्पोटेंट लॉ क्या कहता है. आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या होता है, अगर मैं दो सेट ले लेता हूँ, एक ए और दूसरा फिर दोबारा से ए, यानी कि दोनों सेट सेम होने चाहिए. अगर मैं इन दोनों सेटों का यूनियन करता हूँ और वापस मेरे पास किया जाएगा ए, दैट इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ. आइडेम्पोटेंट लॉ में कभी भी दोनों जो सेट लेंगे वो दोनों डिफरेंट नहीं होंगे, दोनों सेट बेटा सेम होने चाहिए. ठीक है, जैसे कि पहला सेट ए है तो दूसरा भी ए होगा ऑटोमेटिकली. वैसे तो ये नॉर्मल सी बात है, बहुत ही ऑब्वियसली ये बात है कि ए और बी का ए और ए का यूनिट करेंगे तो वापस ए ही आएगा. हम चेक भी कर सकते हैं बाय एग्जांपल. साथ में इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करें तो दैट इज आल्सो इक्वल टू ए. दिस इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ. ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर मान लेते हैं मैंने एक ए सेट ले लिया 1, 2, 3. ठीक है जी, तो इन दोनों मैंने एक ए सेट के लिए दूसरा सेट भी यही होना चाहिए. इसका मतलब 1, 2, 3, क्योंकि उसने कहा दो सेट लेने हैं, दोनों सेम होने चाहिए, दोनों को ही मैंने ए नाम दे दिया. ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का यूनियन निकालता हूँ, ए का यूनियन ए के साथ. तो यूनियन क्या कहता है, ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो, जो दूसरा सेट है उसके भी सारे एलिमेंट लिख दो. लेकिन लिखते तो एक ही बार है, तो वापस कौन आ गया, ए सेट ही आ गया. तो ए का ए के साथ यूनियन करेंगे तो वापस क्या आ गया बेटा, ए. तो दिस लॉ इज कॉल्ड आइडेम्पोटेंट लॉ. ठीक है, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन निकालो, ए का ए के साथ इंटरसेक्शन. अब ए सेट ये रहा, ए दूसरा भी यही सेट है. दोनों का इंटरसेक्शन कैसे निकालते थे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट है वो लिख देते थे 1, 2, 3. ठीक है, वापस कौन आ गया, ए सेट. दिस इज आल्सो आइडेम्पोटेंट लॉ. इसको थ्योरेटिकली भी प्रूव किया जा सकता है, जैसे कि मैं आपके सामने यहाँ बताना चाहूंगी थ्योरेटिकली कैसे करेंगे. ठीक है, समझ में आ गया. तो थ्योरेटिकली में क्या होता है कि हमें कुछ नहीं करना. अच्छा, मैं एक बात बताना चाहूँगा आइडेम्पोटेंट लॉ, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं आपको आइडेम्पोटेंट लॉ. तो ए का ए के साथ यूनियन करें तो वापस ए आया, ए का बेटा ए के साथ इंटरसेक्शन करें तो वापस ए आया. अब जैसे कि हम यहाँ पे सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो सेट थ्योरी में क्या होगा, कोई भी बहुत सारे फार्मूलाज आप पढ़ेंगे, जैसे कम्यूटेटिव लॉ पढ़ेंगे, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डे मोर्गन्स लॉ, आइडेम्पोटेंट, आइडेंटिटी लॉ, इस बहुत सारे लॉज हैं यहाँ पर. ठीक है, वो सब पढ़ने वाले हैं. तो उसके अंदर क्या होता है कि हमें दो साइड्स को एक दूसरे के इक्वल दिखाना पड़ता है. जैसे कि मैं तुमसे कह दूं कि ये एक ए सेट है. ठीक है, ये ए सेट किसके बराबर है बेटा, बी सेट के. इक्वल सेट की डेफिनेशन हम आपको पहले ही दे चुके हैं. ठीक है, तो दो सेटों को इक्वल कब बोलेंगे, ये ए इज इक्वल टू बी कब होगा, अगर ए को मुझे दिखाना पड़ेगा कि वो सबसेट होना चाहिए बी का, और बी सबसेट होना चाहिए किसका बेटा, ए का. बस ये बात प्रूव कर दो. अगर कोई दो सेट आपको इक्वल दिखाने हो, ध्यान देना, चाहे कैसे भी सेट हो, उन दोनों को अगर इक्वल दिखाना हो तो उन्हें एक दूसरे का सबसेट दिखा दो, तो वो दोनों इक्वल सेट हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे कि मान लो, मतलब कहने का मतलब ये मैंने यहाँ पे सिंपली ए लिख दिया और बी लिख दिया. जरूर नहीं कि यहाँ पे एक सिंपल सा एक सेट दे दिया ए और यहाँ बी दे दिया और तुमसे प्रूव करवाएगा कि ए इक्वल टू बी प्रूव करो. ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है. वो ये भी दे सकता है कि प्रूव करो कि a माइनस बी बराबर a इंटरसेक्शन b डैश. ये प्रूव करो कि ये बराबर होता है. एक्चुअली में ये रिजल्ट भी सच है. ठीक है, ये बाद में प्रूव करेंगे हम, लेकिन a माइनस बी बराबर होता है a इंटरसेक्शन b डैश. प्रूव करना है आपको. ठीक है, तो जब भी कभी प्रूव करने के लिए कोई चीज़ आती है तो या तो वो a और b सेट की वैल्यू दे देगा, भाई a सेट ऐसा है, b सेट ऐसा है, ये प्रूव करके दिखाओ. कोई एग्जाम्पल दे सकता है. ठीक है, लेकिन अगर कभी आपको ए और बी सेट गिवन नहीं हो और ये प्रूव करने के लिए कहा जाए तो हम उसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं. कभी दो सेटों को जब इक्वल दिखाते हैं तो उसको थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं. तो जब मुझे दो सेटों को इक्वल दिखाना, जैसे कि यहाँ पर था, जब मैंने दो सेटों को इक्वल दिखाया तो मैंने दिखाया कि ए को सबसेट दिखा दो बी का और बी को सबसेट दिखा दो किसका बेटा, ए का. तो इसी तरह से इसमें भी क्या करेंगे, मुझे दिखाना पड़ेगा कि ए माइनस बी जो है वो सबसेट है किसका, ए इंटरसेक्शन बी डैश का. पहले तो ये प्रूव करेंगे कि a माइनस बी दैट इज द सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन b डैश. फिर हम ये प्रूव करेंगे कि a इंटरसेक्शन b डैश इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a माइनस बी. इन्हें एक दूसरे का सबसेट दिखाना बहुत जरूरी है. जब ये दोनों एक दूसरे के सबसेट बन जाएंगे, मतलब a माइनस बी a इंटरसेक्शन b डैश का सबसेट बन जाएगा और a इंटरसेक्शन b डैश सबसेट बन जाएगा a माइनस बी का. तब हम ये बात कह सकते हैं कि a माइनस बी जो होगा वो बराबर होगा किसके, a इंटरसेक्शन b डैश के. क्लियर. अच्छा, एक बात और है, चलो सबसेट तो आपने समझ लिया कि सबसेट दिखाना पड़ेगा, लेकिन सबसेट दिखाने कैसे प्रूव करेंगे कि ये इसका सबसेट होगा. जैसे कि मान लीजिए एक मिनट के लिए सोचिए कि आप दिखाना ये चाहते हो कि a किसका सबसेट है, b का. a इज ए सबसेट ऑफ b. अब सबसेट की डेफिनेशन याद होनी चाहिए. सबसेट की डेफिनेशन ये कहती है कि a के सारे एलिमेंट किस में जाने चाहिए, b में जाने चाहिए. बेटा मुझे यहाँ पे ना a के सभी एलिमेंटों को b में दिखाना है.
शो करके दिखाना है कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए। इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए इज कंटेन्ड इन बी देन वी कैन से दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से एक एलिमेंट निकालेंगे। अब क्योंकि एक्चुअली में ए सेट तो मुझे पता नहीं है किस तरह का सेट है, मुझे नहीं पता कैसा सेट है, इसमें कितने एलिमेंट है मुझे ये भी नहीं पता। तो हमें क्या करना पड़ेगा इस दौरान, अगर मुझे ए को सबसेट ऑफ बी दिखाना है तो इसमें से एक एलिमेंट निकालना पड़ेगा जिसे मैं बोलूंगा एक्स एलिमेंट, ठीक है ना। मैंने मान लिया कि एक्स एलिमेंट वो ए में पड़ा हुआ, हालांकि मुझे ए सेट पता नहीं है, तो ये जो एक्स एलिमेंट है, मान लीजिए ए के अंदर 100 एलिमेंट पड़े हैं, ठीक है ना। तो उन 100 के 100 एलिमेंट को ये अकेला एलिमेंट ही रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे ये नहीं कि मैं 100 के 100 एलिमेंट लेके चलूंगा, पहले वाले को दिखाऊंगा, फिर दूसरे वाले को दिखाऊंगा, फिर तीसरे वाले को दिखाऊंगा, ऐसा नहीं करना। उन सभी एलिमेंटों के लिए एक जनरल एलिमेंट ले लेंगे एक्स, जैसे कि सेट बिल्डर फॉर्म में लिया करते थे। इन सभी एलिमेंटों को बी में दिखाना है तो उसके लिए एक जनरल एलिमेंट लेंगे जो क्या होगा, एक्स होगा। हम एज्यूम करेंगे अपनी तरफ से एक्स बिलोंग करता है किसमें, ए में। हम मान के चलेंगे कि x बिलोंग्स टू ए। तो इसको सॉल्व करते हुए कैसे प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या है वो बाद की बात जब हम प्रूव करेंगे तब बताएंगे। मैं एक x एलिमेंट बिलोंग करता है a से उठा के चलूंगा और उसे किसमें दिखा दूंगा बेटा, b के अंदर दिखा दो बस। जैसे x एलिमेंट a से निकाला आपने, x मान के चले कि a में एक x एलिमेंट पड़ा है और उससे आगे हम प्रोसेस क्या करेंगे वो एक अलग मैटर है। सभी चीज़ों को प्रूव करें, जैसे कि इसको प्रूव कर रहे तो उसका प्रोसेस अलग है, इसको प्रूव करें तो उसका प्रोसेस अलग है, सबका प्रोसेस अलग अलग है। तो x एलिमेंट उठाएंगे a सेट से और सिंप्लीफाई करते हुए जाएंगे और लास्ट में क्या प्रूव कर देंगे कि x आल्सो बिलोंग्स टू b। तो जैसे हम ये दिखाएंगे कि x बिलोंग कर गया b में, तो ये शो करेगा कि इसका मतलब है कि ए सेट के सभी एलिमेंट जो ए में पड़े हुए हैं वो सारे के सारे एलिमेंट बी में भी पड़े हैं, बी में भी दिखा दिए। तो दिस इंप्लाइज दैट ए इज ए सबसेट ऑफ बी। बस ये ऐसे प्रूव करना है, ठीक है। तो जैसे कि अब मैं इसमें प्रूव करूंगा कि ए प्रूव दैट ए माइनस बी इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश। तो इसके लिए फिर मैं एक एक्स एलिमेंट उठाऊंगा, इसमें से ए माइनस बी, पूरे सेट में से ए माइनस बी में से एक एक्स एलिमेंट उठाऊंगा। जैसे इसमें से मैंने एक एक्स उठाया, ठीक है ना। जैसे कि मुझे प्रूव करना है कि ए सबसेट है बी का, तो एक्स एलिमेंट इसमें से उठाया उसे बी में दिखा दिया। ऐसे इसमें से ए माइनस बी में से एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसे उठा के इसमें दिखा दूंगा ए इंटरसेक्शन बी डैश में, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी डैश को सबसेट दिखाना है किसका, ए माइनस बी का। तो मैं ए इंटरसेक्शन बी डैश में से एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसको भी मैं एक्स ही नाम दे दूंगा। आप एक्स कह दो, वाई कह दो, जेड कह दो, वो आपकी मर्जी है। मैं एक एक्स एलिमेंट इसमें से उठाऊंगा, उसे दिखाऊंगा किसमें, ए माइनस बी का, तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम सबसेट प्रूव करते हैं। जब भी कभी मतलब मैं क्या समझा रहा हूँ, जब भी कभी दो सेटों को इक्वल प्रूव करना हो, जैसे कि ए इक्वल टू बी प्रूव करना हो, तो हमें क्या प्रूव करना पड़ेगा, वी हैव टू प्रूव दैट ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड आल्सो बी इज अ सबसेट ऑफ ए, देन वी कैन से दैट ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। सिमिलरली इन दिस केस इफ वी वांट टू प्रूव दिस ए माइनस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश, ए इंटरसेक्शन बी डैश मीन दैट इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी सेट, ठीक है। ये बी डैश केवल बी के ऊपर ही है, ठीक है, चाहो तो बार भी लगा सकते थे। तो a माइनस बी को अगर मैं इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी डैश दिखाना चाहता हूं तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा, कि मुझे प्रूव करना पड़ेगा कि a माइनस बी दैट इज द सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डैश एंड आल्सो ए इंटरसेक्शन बी डैश इज आल्सो ए सबसेट ऑफ a minus b, then we can say that a minus b is equal to a intersection b। तो कभी भी दो चीजों को बराबर दिखाना तो उन्हें एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा, ठीक है। ये छोटी सी बात आपको याद होनी चाहिए। तो इसी तरह से आइडेम्पोटेंट लॉ में क्या करेंगे अब हम, मुझे प्रूव करना है कि दैट इज ट्रू। आइडेम्पोटेंट लॉ क्या होता है पहले तो ये पता होना चाहिए, ठीक है। आइडेम्पोटेंट क्या होता है पता होना चाहिए। मतलब दो सेटों का यूनियन करें तो वापस ए आएगा, सिंपल सी बात है। दो सेटों का इंटरसेक्शन वापस ए आएगा, सिंपल सी बात है। तो पहला प्रूफ, टू प्रूव हम क्या प्रूव कर रहे हैं, आइडेम्पोटेंट लॉ। और पहला पार्ट क्या है कि ए यूनियन, ए का यूनियन करें किसका, ए के साथ, तो बराबर आना चाहिए किसका बेटा, ए के बराबर आना चाहिए। प्रूव करके दिखाओ, यूनियन वाला कर रहा हूं पहले, ठीक है। ए यूनियन ए दैट इज इक्वल टू ए। तो इसके अंदर दो पार्ट प्रूव करना है, ध्यान देना। पहला पार्ट क्या प्रूव करना चाहेंगे कि ए यूनियन ए इज ए सबसेट ऑफ ए होना चाहिए। दूसरा पार्ट क्या प्रूव करेंगे कि ए इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनियन ए। हमें बेटा ये दोनों बातें प्रूव करनी है, तो ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट क्या प्रूव करूंगा, फर्स्ट पार्ट में क्या करूंगा, मुझे प्रूव करना है कि ए यूनियन ए सबसेट ऑफ ए है, होना चाहिए। तो उसमें क्या करेंगे, एक एक्स एलिमेंट उठाएंगे, लेट एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन ए में, ठीक है बेटा। एक एक्स एलिमेंट कहां से उठाएंगे, ए यूनियन ए से, उसे ए में दिखाना चाहेंगे। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका क्या मीनिंग, अब तक तुम्हें इस चीज का मीनिंग जो है मैं पहले ही समझा चुका हूं कि एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन ए में, तो इसका मीनिंग क्या है। अगर एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन ए में तो उसका मीनिंग क्या है, ठीक है, बता चुका हूं। एक्स बिलोंग करेगा ए में, एक्स बिलोंग करेगा ए में, यूनियन का मतलब क्या होता है, और एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए में, ठीक है ना बेटा, ये बात है, ठीक है। तो अगर और यूनियन है तो और आएगा, और मैंने आपको और का मीनिंग समझा रखा है। और का मीनिंग होता है इन दोनों में से कम एक बात तो सच होनी चाहिए। तो इसका मतलब कि यहाँ पे भी वो एक जो बात लिख रखा, जो यहाँ लिख रखा है वो यहाँ लिख रखा है ना।
तो मैं कहता हूँ ये या तो ये सच है, मतलब कम से कम एक तो सच है ना। अगर कोई एक भी सच हो, मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू ए, ये बात सच है, लेकिन यही बात यहाँ पे लिख रखी है, अगर ये सच कह रहा हूँ ये भी सच होना चाहिए। तो इसी बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ डायरेक्टली, इसको इन दोनों बातों को मैं एक ही बार लिख सकता हूँ, x बिलोंग्स टू ए, दिस इंप्लाइज दैट a यूनियन a दैट इज द सबसेट ऑफ a। इसका मतलब मैंने x एलिमेंट a यूनियन a से उठाया, उसे किसमें दिखा दिया, a के अंदर दिखा दिया, तो a यूनियन a सबसेट ऑफ a होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे इफ एंड सॉरी यहाँ पे इंप्लाइज का सिंबल लगा रखा है, ठीक है। वो ये कहता है कि अगर x बिलोंग करता है a यूनियन a में, तो इंप्लाइज का मीनिंग क्या होता है कि इसका मीनिंग ये होता है कि x a में होगा या फिर x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब इससे मैंने ये रिजल्ट निकाल लिया, इससे फिर मैंने ये बात कह दी, ठीक है। आप फिर दूसरा सेट प्रूव करना चाहेंगे, दूसरा सेट क्या था, ये दूसरा पार्ट क्या था, ये कि a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन। बेटा ये प्रूव करना चाहता हूँ, a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन a, ठीक है, ये प्रूव करना चाहता हूँ। तो मान के चलता हूँ लेट x बिलोंग करता है a के अंदर, मैंने एक x एलिमेंट इस a सेट से एक एलिमेंट उठाया, x बिलोंग करता है a के अंदर। क्या मैं इस बात को अपनी तरफ से ऐसे भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग करता है a के अंदर और x बिलोंग्स टू a। इसी बात को मैं दो बार लिख दूं, बीच में और भी लगा सकता हूं, एंड भी लगा सकता हूं, इससे रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं क्या मान के चल रहा हूं, मैं मान के चल रहा हूं, मुझे दिखाना क्या है, सेकंड पार्ट में a इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन a दिखाना ये चाहता हूं। तो मैंने एक एलिमेंट a से उठाना है, उसे a यूनियन a में दिखाना है, ठीक है। तो मैंने x एलिमेंट उठाया a से, x बिलोंग्स टू a, ठीक है। अब मैं इसी बात को ऐसे लिख सकता हूं कि x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग्स टू a। बीच में और भी लगा सकते हो, बीच में एंड भी लगा सकते हो, लेकिन क्वेश्चन के क्योंकि मुझे प्रूव क्या करना है, मुझे यूनियन लेकर आना है, तो यूनियन लाने की वजह से मुझे और लिखना पड़ा। मैं एंड भी लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, x बिलोंग करता है a में और x बिलोंग करता है a में। बेटा और कहीं भी वर्ड आ जाए तो इसका मतलब मैं पहले समझ चुका हूँ यूनियन होता है। तो ये वाला a सेट यहाँ लिखेंगे, बेटा ये वाला a सेट यहाँ लिखेंगे, और का मतलब यूनियन लगाएंगे, और इस a का मतलब यहाँ पे फिर वापस a लिखेंगे। तो x a से उठाया था, a यूनियन a में वापस चला गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a जो है ना सबसेट होना चाहिए किसका, a यूनियन a का। तो यहाँ पे दिखा दिया कि a यूनियन a सबसेट ऑफ a है, और यहाँ पे दिखा दिया कि a जो सबसेट ऑफ a यूनियन a है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सबसेट है, एक दूसरे के सबसेट दोनों का इक्वल होना, दोनों को इक्वल होना पड़ेगा, बस खत्म बात। दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। ये यूनियन के बारे में बताया। अगर मैं इंटरसेक्शन वाला करवाता, अब मुझे ये प्रूव करना है कि प्रूव करो a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a होगा, तो बेटा यूनियन की जगह यहाँ क्या लगा दो, इंटरसेक्शन। थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मुझे प्रूव करना है a इंटरसेक्शन a बराबर a आना चाहिए। तो मुझे क्या प्रूव करना पड़ेगा कि a का a के साथ इंटरसेक्शन सबसेट ऑफ a होना चाहिए, और फिर प्रूव करना पड़ेगा a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a होना चाहिए। क्लियर, बस यूनियन की जगह क्या लगा देना है आपको, इंटरसेक्शन लगा देना है। पहला पार्ट प्रूव कर रहा हूँ, x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन a में, ठीक है ना। इंटरसेक्शन का मतलब जानते हो क्या होता है, एंड होता है। तो यहाँ मैंने एंड लगा दिया कि x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन a में। इसका मीनिंग क्या होता है, x a में बिलोंग करेगा एंड x बिलोंग्स टू a, ठीक है। लिख सकता हूँ, बीच में एंड आ गया, एंड में से, और एंड के दोनों तरफ बातें सेम लिख रखी हैं। एंड के दोनों तरफ बातें कैसे लिख रखी हैं, सेम लिख रखी है। तो इसलिए इसको एक बार भी लिख सकते हैं, एक ही बार लिख सकते हैं कि x बिलोंग्स टू a। तो x a इंटरसेक्शन a से उठाया था, उसे a में दिखा दिया, तो ये a यूनियन a सबसेट ऑफ a होना चाहिए। सिमिलरली सेकंड पार्ट प्रूव करना चाहते हैं, दिस इज द सेकंड पार्ट। अब x एलिमेंट में a से उठा के चलूंगा, बेटा x एलिमेंट a से उठाया, ठीक है। अब x बिलोंग करता है a के अंदर, और एंड वर्ड लगा दिया, एंड, क्योंकि इसे अगर x बिलोंग करता है a में बेटा, अब मैं x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू a, इन दोनों को मैं चाहे कितनी बार भी लिख दूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में एंड भी लगा सकते हो, और क्योंकि दोनों बातें सेम टू सेम है, इसलिए उनको कितनी बार भी रिपीट कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बीच में एंड या और भी लगा सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन एंड क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन ये कहता है कि इंटरसेक्शन आना चाहिए, सेकंड पार्ट में इंटरसेक्शन आना चाहिए, ठीक है ना। ए सबसेट दिखाना a इंटरसेक्शन a का, इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, इसलिए हम एंड लेके चल रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहे हैं। तो इसलिए x बिलोंग कर जाएगा, एंड का मतलब क्या था बेटा, इंटरसेक्शन आना चाहिए, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो x बिलोंग टू a इंटरसेक्शन a। तो अगर x बिलोंग करता a इंटरसेक्शन a में, तो x a से उठाया था, a इंटरसेक्शन a में दिखा दिया, तो a इज सबसेट ऑफ a इंटरसेक्शन a। यहाँ पर a इंटरसेक्शन, यहाँ पे क्या दिखा दिया, a इंटरसेक्शन a सबसेट ऑफ a होना चाहिए। तो इसका मतलब a इंटरसेक्शन a इक्वल टू a होना चाहिए। तो दिस इज द आइडेम्पोटेंट लॉ। अच्छा जी, नेक्स्ट चेक ना आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी लॉ के बारे में पहले मैं बताने से पहले मैं एक बात पूछ लेता हूं आपसे। चलो 2 में क्या ऐड कर दे कि वापस 2 आ जाए, एक क्वेश्चन आपसे। 2 में मैं क्या ऐड कर दूं कि 2 वापस आ जाए, या 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वापस 2 आ जाए। तो आप कहोगे 2 में क्या जोड़ दें, 0 जोड़ दें, 2 + 0 2, ठीक है। या फिर मैं 2 की जगह कोई नंबर ले लेता हूं a, तो वापस a आ जाएगा, ठीक है ना। a में क्या ऐड कर दे कि a आ जाए, a कोई नंबर होता है, एनी टाइप ऑफ रियल नंबर। ऐसे ही 2 की जगह a ले लो, a को किससे मल्टीप्लाई कर दे कि वापस क्या आ जाए,
ए आ जाए, ठीक है। तो आप कहोगे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ए इंटू में 1। अब एक कैसा भी रियल नंबर हो, दोनों ही केस में एक कैसा भी रियल नंबर हो, इसमें जोड़ रहे हैं, क्या जोड़ना चाहिए, इसमें 0 ही जुड़ेगा तो ही वापस ए आएगा। इसमें ए किससे मल्टीप्लाई हो कि वापस ए आ जाए, ए केवल 1 से ही मल्टीप्लाई हो ताकि वापस ए आ जाए। तो बस ये था, दिस इज द आइडेंटिटी ला, ठीक है ना, आइडेंटिटी ला। बस यहाँ पर जो ए है और ये 0 और ये 1 है, ये सारे के सारे क्या है, नंबर्स हैं। लेकिन हमें जो आइडेंटिटी ला यहाँ अप्लाई करने जा रहे हैं, जो आइडेंटिटी ला यहाँ हम सीखने जा रहे हैं, वो सेट थ्योरी पे सीखने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा चलो, तो इसमें जो 0 और 1 है इसे बोलते हैं बेटा आइडेंटिटी एलिमेंट, इसे आइडेंटिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, इस 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बोलते हैं, ठीक है, अगर ये नंबर्स हैं तो सारे के सारे, ठीक है। या हालांकि ये सेट थ्योरी में भी होता है, ये मैट्रिक्स में भी होता है, ये ना नंबर्स के अंदर भी होता है, रियल नंबर्स के अंदर भी होता है, ठीक है। मतलब ए में क्या जोड़ा, 0, तो दिस 0 इज कॉल्ड एडिटिव आइडेंटिटी। क्या बोलेंगे, क्योंकि ये जोड़ने की वजह से ये सेम टू सेम ए आ रहा है, 0 को हमने इसमें जोड़ा तो वापस ए आया, तो जोड़ने की वजह से आया ये ना ये आइडेंटिटी। तो इस आइडेंटिटी को बोलेंगे एडिटिव आइडेंटिटी। क्योंकि एडिटिव आइडेंटिटी क्यों बोला, क्योंकि ये जुड़ी है इसलिए इसका नाम एडिटिव आइडेंटिटी है। यहाँ पर क्या वो 1 मल्टीप्लाई में लिखा गया है, तो यहाँ पे इसे बोलेंगे 1 को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। 1 इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो इसी तरह से चलो अब सेट थ्योरी में कैसे लिखेंगे आइडेंटिटी ला, ऐसी सेट थ्योरी में होता है सेम टेक्निक है बेटा। सेम टेक्निक क्या है कि मैं एक ए सेट लेता हूँ, बस यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए थे बस, लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी हम सेट थ्योरी में सीख रहे हैं तो वहाँ पर जो ये जो एलिमेंट यहाँ पे लूंगा, जो ये एलिमेंट लूंगा, ठीक है ना, ये आप नंबर बोल दो, एलिमेंट बोल दो, यहाँ पे जो एलिमेंट लूंगा वो बेटा सेट के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो एक ए सेट गिवन है, उस ए सेट में मैं क्या ऐड कर दूँ कि वापस ए आ जाए, इस ए सेट में मैं क्या ऐड कर दूं कि वापस ए आ जाए, ठीक है। ए को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूं कि वापस ए आ जाए। यहां पर जो ए है ना, एक मैट्रिक्स, सॉरी एक सेट है, ए क्या है, एक सेट है, एक ए सेट ये दे रखा है, यहाँ पे प्लस की जगह देखो उसके अंदर भी प्लस किया था, तो वहां पे क्या था, हम 2 नंबरों को जोड़ रहे थे, यहाँ पे अच्छा 2 सेटों को जब प्लस करते हैं तो 2 सेटों का प्लस का मतलब यूनियन से ही होता है, तो लेकिन आपको प्लस नहीं मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, यूनियन मिलेगा। ध्यान देने वाली बात यह है, यहाँ पे मैंने मल्टीप्लिकेशन लिख दिया, वहां पे नंबर था, ए को मल्टीप्लाई, अगर ए मान लो कोई नंबर है, एनी टाइप ऑफ रियल नंबर है, तो ए को मल्टीप्लाई किससे करते थे, 1 से, ए इंटू में 1 बराबर ए आ गया। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं तो सेट थ्योरी के अंदर मल्टीप्लिकेशन की जगह क्या जाएगा, इंटरसेक्शन आ जाएगा। तो कहता है ए का यूनियन में किसके साथ कर दूं कि वापस मुझे ए मिल जाए, ए का यूनियन मैं एक ए सेट गिवन है उसका यूनियन कर दूं, मैं किसके साथ यूनियन कर दूं कि वापस क्या आ जाए, ए के साथ, वापस ए आ जाए। तो और ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ लूं कि वापस कौन आ जाए, ए आ जाए, ठीक है। तो ए का यूनियन में किसके साथ करूंगा बेटा, फाई के साथ, एम्प्टी सेट के साथ। ए का यूनियन किसके साथ करेंगे, एम्प्टी के साथ, इन दोनों का यूनियन करेंगे तो वापस कौन आएगा, ए आ जाएगा। अच्छा ए का इंटरसेक्शन किसके साथ निकालूं, ए का इंटरसेक्शन में किसके साथ, कौन सा, क्योंकि देखो एक बेटा बात सुना, क्योंकि हम सेट थ्योरी पे काम कर रहे हैं और ए दोनों सेट हैं, तो यहाँ पर जो एलिमेंट लिखूंगा ना वो भी सेट की फॉर्म में ही होना चाहिए। तो मैं ए का यूनियन किसके साथ करूँ कि वापस ए आ जाए, तो आपने लिख दिया फाई के साथ भाई, ठीक है ना। कोई फाई के अलावा अगर मैं कोई और सेट लेता हूँ, ठीक है, तो हो सकता है ए ही ले लूँ वापस, तो अगर मैं वापस ए ही ले लेता तो आइडेम्पोटेंट बन जाएगा। अगर मैं इसकी जगह ए भी ले सकता हूँ, ए का यूनियन ए के साथ करेंगे वापस ए आ जाएगा, ए का इंटरसेक्शन ए के साथ करेंगे वापस ए आ जाएगा, तो वो तो आइडेम्पोटेंट ला बन जाएगा, उसके अंदर दोनों सेट सेम होते हैं। लेकिन इस केस के अंदर क्या, आइडेंटिटी ला के अंदर क्या है कि दोनों सेट सेम नहीं लेने, ठीक है हमें। तो यहाँ पे ए का यूनियन मैं किसके साथ करूँ कि वापस ए आ जाए, और ए का इंटरसेक्शन किसके साथ करूँ कि वापस ए आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए क्या किया हमने, इसके लिए तो फाई आ गया, एम्प्टी सेट आ गया। अगर मैं ए का यूनियन एम्प्टी सेट के साथ, एम्प्टी मतलब खाली सेट है, कुछ एलिमेंट है ही नहीं, तो दोनों का यूनियन करूंगा तो वापस ए आ जाएगा। लेकिन ए का इंटरसेक्शन किसके साथ लूं, यूनिवर्सल सेट के साथ, किसके साथ ले बेटा, यूनिवर्सल सेट के साथ। तो यूनिवर्सल ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। देन दिस इन दिस केस फाई एंड यू आर आइडेंटिटी, फाई और यू क्या कहते हैं, आइडेंटिटी कहलाते हैं। तो एग्जाम्पल भी देख सकते हैं आप चाहो तो, मान लेते हैं मैंने एक ए सेट ले लिया, 1 2 3, और एक फाई एम्प्टी सेट ले लिया, ठीक है। इन दोनों का यूनियन कर दें, अरे बेटा इन दोनों यूनियन करेंगे तो 1 2 यूनियन तो आता ही, तुम्हें पहले ही सीख चुका है। ए के सारे एलिमेंट लिख दो, इसके भी सारे एलिमेंट लिख दो, दिस इज अगेन ए। तो ए का यूनियन मैंने फाई के साथ लिया, ए का यूनियन किसके साथ ले लिया बेटा, फाई के साथ, तो वापस कौन आ गया, ए सेट आ गया, है ना। तो ऐसे ए का इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट के साथ लें बेटा, यहाँ यूनिवर्सल सेट अगर है तो यहाँ पे अंडरस्टूड होना चाहिए कि ए मस्ट बी सबसेट ऑफ यू, ए जो है वो यू का सबसेट होना जरूरी है, तभी ऐसा हो सकता है, अदरवाइज नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एक एलिमेंट और ले लिया मैंने, एक सेट ले लिया, मान लेता हूँ एक 1 2 3, एक यूनिवर्सल सेट ले लिया,
1 2 3 4 5 एलिमेंट, ठीक है। अब इन दोनों का क्या निकाल लो, इंटरसेक्शन निकाल लो, ए का यू के साथ इंटरसेक्शन निकाल लो। इंटरसेक्शन मतलब दोनों में कॉमन क्या है, 1 2 3, तो वापस कौन आ गया, ए आ गया, ठीक है। देन दिस यूनिवर्सल सेट एंड दिस 5 एम्प्टी सेट आर कॉल्ड आइडेंटिटी, इसकी आइडेंटिटी कहलाती है, ठीक है। तो ये आइडेंटिटी ला के बारे में छोटा सा था, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है आपको। अच्छा नेक्स्ट देखो, अच्छा उसको कहते हैं कॉम्यूटेटिव ला। कॉम्यूटेटिव ला क्या होता है, कॉम्यूटेटिव ला, कॉम्यूटेटिव ला भी आप बचपन से ही जानते हैं, एसोसिएटिव ला भी आप बचपन से जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव ला भी आप पहले से जानते हैं, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। कॉम्यूटेटिव ला में क्या होता है कि 2 सेट लेने होते हैं, मैंने एक ए सेट ले लिया और एक दूसरा बी सेट, 2 सेट गिवन होने चाहिए, ए और बी, चाहे वो सेट दोनों कैसे भी हो। कहता है उन दोनों का अगर मैं यूनियन करूं तो वापस मुझे क्या आ जाए, ए यूनियन बी निकालूं, ए का बी के साथ क्या निकालूं, मैं यूनियन निकालूं, फिर मैं बी को आगे रख के फिर ए के साथ यूनियन निकालूं, तो क्या दोनों आंसर सेम आएगा। ये तो आप पहले से ही जानते हैं, 2 + 3 किसके बराबर होता है, 3 + 2, याद है ना, 2 + 3 करें या 3 + 2 करें, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। तो हम कैसे कह सकते हैं, इसके क्या कहेंगे, अगर 2 + 3 3 + 2 के बराबर आता है तो इसको क्या बोलेंगे कि एडिशन इज कॉम्यूटेटिव बोलेंगे, वैसे क्या बोलेंगे इसको, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो यहां पर भी यही कर रहे हैं, बस यहाँ पे प्लस था, प्लस की यहाँ पे यूनियन आ जाएगा, छोटा सा डिफरेंस, प्लस है यहाँ पर, प्लस की जगह यहाँ पे क्या जाएगा, यूनियन आ जाएगा। यहाँ पे नंबर से नंबर की जगह क्या जाएगा, सेट्स आ जाएंगे, ठीक है। ऐसा मल्टीप्लिकेशन के साथ भी होता है, 2 × 3 = 3 × 2। वो कहता है कि वो सिर्फ ये समझना चाहता है कि 2 और 3 2 नंबर है, दोनों नंबरों को ऐड अगर हम कर रहे हैं तो 2 को पहले लिखें फिर 3 को बाद में लिखें, या फिर 3 को पहले लिखे फिर 2 को बाद में लिखे, आंसर कैसा आएगा, सेम आएगा। ऐसा प्लस करते समय ऐसा सच है ये बात, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन करते समय भी ऐसी बात सच है, लेकिन डिफरेंस निकालते समय ऐसा सच नहीं है। 2 - 3 = 3 - 2 पॉसिबल है, हम कहेंगे 2 - 3 तो 3 - 2 के बराबर आता ही नहीं है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि जो प्लस का निशान है वो उसे बोलेंगे एडिशन, एडिशन इज कॉम्यूटेटिव। मल्टीप्लिकेशन में भी ये बात सच है, तो इसको बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज कॉम्यूटेटिव। लेकिन माइनस वाले केस में ऐसा सच नहीं है, तो हम कहेंगे डिफरेंस इज नॉट कॉम्यूटेटिव, डिफरेंस जो है कॉम्यूटेटिव नहीं होता, मतलब 2 - 3 इज नॉट इक्वल टू 3 - 2, ऐसे ही। तो ये बात तो आप पहले से जानते हैं। तो कॉम्यूटेटिव लॉ में क्या है, हम यूनियन की बात कर रहे हैं, प्लस की जगह पे यहाँ पे क्या आ गया, यूनियन आ गया, और ए और बी क्या हो गए, 2 सेट हो गए, यहाँ 2 नंबर थे, 2 और 3 2 नंबर थे, उसकी वजह यहाँ पे 2 सेट दे दिया, एक ए और दूसरा क्या दे दिया, बी दे दिया। कहता है ए और बी का यूनियन निकालो, ए को आगे रखो बी को पीछे रखो फिर यूनियन निकालो। फिर कहता है अगर मैं बी को आगे रखूँ और ए को पीछे रख दूँ फिर यूनियन निकालो, तो आंसर कैसा रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। ऐसा इंटरसेक्शन में भी होता है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, बी इंटरसेक्शन ए, दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। यहाँ पे यूनियन भी आ सकता है, यहाँ पे इंटरसेक्शन भी आ सकता है। इंटरसेक्शन ये कहता है कि ए को पहले लिखे फिर बी को बाद में लिखे और आंसर निकालें। फिर ये कहता है अगर बी को पहले लिख दूं और ए को बाद में लिख दूं तो आंसर निकालें, तो आंसर दोनों का कैसा आएगा, सेम आएगा। दैट इज कॉल्ड कॉम्यूटेटिव लॉ। तो हम कहेंगे यूनियन इज कॉम्यूटेटिव एंड आल्सो इंटरसेक्शन इज कॉम्यूटेटिव, ठीक है। तो ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है कि यूनियन भी कॉम्यूटेटिव होता है और इंटरसेक्शन भी कॉम्यूटेटिव होता है। इसका प्रूफ बहुत ज़्यादा आसान सा है, चलो कुछ सेकंड में पता चल जाएगा। टू प्रूव करने के लिए अगर आता है कि ए यूनियन बी किसके बराबर है, बी यूनियन ए के बराबर है, प्रूव करके दिखाओ भाई, ठीक है। तो प्रूफ क्या होगा इसका, अच्छा जब भी हमें 2 सेटों को बराबर दिखाना हो, तो वही बात यहाँ पर फिर दोबारा आ गई, 2 सेटों को जब भी कभी बराबर दिखाना हो तो क्या करना पड़ता है, नंबर 1 पहले तो क्या प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी जो होता है वो सबसेट है किसका, बी यूनियन ए का। नंबर दूसरा हम क्या प्रूव करेंगे कि बी यूनियन ए जो ना वो सबसेट है किसका, ए यूनियन बी का। भाई ये प्रूव कर दो। एक दूसरे का सबसेट दिखाते थे, याद है, जब भी कभी 2 सेटों को बराबर दिखाना होगा उन्हें एक दूसरे का क्या दिखा देंगे, सबसेट दिखा देंगे। तो पहला पार्ट करके दिखाऊंगा, दूसरा अपने आप कर लेना। लेट में एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, ठीक है जी। मुझे क्या दिखाना है कि ए यूनियन बी सबसेट है बी यूनियन ए का। सबसेट का मीनिंग ये होता है कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट बी यूनियन ए में होने चाहिए। मुझे प्रूव करना है कि ए यूनियन बी के सारे एलिमेंट बी यूनियन ए में होने चाहिए। तो मैं ए यूनियन बी से एक एलिमेंट उठाऊंगा, हालांकि हो सकता है ए यूनियन बी में बहुत सारे एलिमेंट्स हों, ठीक है ना, लेकिन हमें एक जनरल एलिमेंट लेके चलना है जो अकेला ही सभी एलिमेंटों को रिप्रेजेंट करता हो। तो लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, इसका मतलब क्या है, एक्स बिलोंग करेगा ए में, ठीक है। अच्छा यूनियन का मतलब हम पहले बता चुके हैं और होता है, और एक्स बिलोंग करेगा किसमें, बी में। ये बात तो मैं पहले ही आपको, इससे पहले जो आपको लेक्चर बनाया उसके अंदर बता चुका हूँ। यूनियन का मतलब और होता है,
x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग्स टू b में। अब कहते हैं कि अगर मैं इस बात को आगे लिख दूं, x बिलोंग करेगा b में और x बिलोंग करेगा a में, ठीक है ना, इसको मैं आगे पीछे लिख देता हूँ, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बीच में से कि और लगा दिया, एक बात यहाँ लिख रखी है, एक बात यहाँ लिख रखी है, इसको आगे लिख दो, इसको पीछे लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा b में और x बिलोंग करेगा किसमें, a के अंदर बिलोंग करेगा। तो अब इस बात का क्या मतलब है, x बिलोंग करेगा b यूनियन a में, ये b एज इट इज लिख दिया, और क्योंकि बीच में और है तो और का मतलब यूनियन आएगा, और यहाँ पर a सेट बाद में लिख रखा है तो बाद में आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए x उठाया था a यूनियन b से और किसमें दिखा दिया, b यूनियन a में। दिस इंप्लाइज दैट कि a यूनियन b जो होता है वो सबसेट होता है b यूनियन a का, ठीक है। तो पहला पार्ट प्रूव हो गया। सिमिलरली सेकंड पार्ट अपने आप करना, वो नहीं समझा रहा, ठीक है। चलिए इंटरसेक्शन वाला और देख लेते हैं जल्दी से, क्योंकि बहुत ज़्यादा नॉर्मल सी चीज़ें, इसमें ज़्यादा टाइम लगाने से कोई फायदा नहीं है। चलो अब इंटरसेक्शन होता तो बेटा यहाँ इंटरसेक्शन लगा दो, चलो प्रूव करो इस बात को कि a इंटरसेक्शन b है ना, b इंटरसेक्शन a के बराबर होता है। तो प्रूफ में क्या लिखेंगे, फिर वही दो बातें प्रूव करनी पड़ेगी कि a इंटरसेक्शन b है ना सबसेट होता है किसका, b इंटरसेक्शन a का। दूसरा पार्ट क्या प्रूव करना पड़ेगा कि b इंटरसेक्शन a सबसेट होता है a इंटरसेक्शन b का, पहला पार्ट। अब पहले पार्ट में क्या दिखाना है कि a इंटरसेक्शन b सबसेट है b इंटरसेक्शन a का, तो इसमें से एक एलिमेंट उठाएंगे, उसको b इंटरसेक्शन a में दिखा देंगे, और कुछ नहीं करना। लेट x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b में, एक एलिमेंट उठा रहा हूँ बेटा, x बिलोंग करता है a इंटरसेक्शन b से, एक जनरल एलिमेंट है जो सभी एलिमेंटों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस बात जानते हैं आप। तो x बिलोंग करेगा a में, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, एंड होता है, x बिलोंग करेगा किसमें, b में। इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, इसलिए एंड लिखा। अगर यहाँ पे यूनियन था तो हमने क्या लिखा था, और लिखा था, ये बात ध्यान रखना, ये बात पहले ही समझा चुका हूँ। अच्छा अब इसमें भी उल्टा कर देते हैं, क्योंकि मुझे a इंटरसेक्शन b से एलिमेंट उठाना है, उसे दिखाना है b इंटरसेक्शन a में, तो b पहले चाहिए मुझे, तो इसलिए हम x बिलोंग्स टू b जो होता है उसे हम इसको देख के, रिजल्ट को देख के लिख रहे हैं कि x बिलोंग करेगा b में, पहले लिख लेते हैं, एंड x बिलोंग करेगा a में, इसे बाद में लिख देते हैं। तो x बिलोंग कर रहा है b में एंड x बिलोंग कर रहा है किसमें, a में। तो एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन होता है, तो एंड की जगह तो इंटरसेक्शन आएगा, b ये पहले आ जाएगा, a बाद में, तो a बाद में आ जाएगा, और x बिलोंग्स टू दोनों में कॉमन है तो x बिलोंग्स टू ऐसे लिख सकता हूँ, ठीक है। x बिलोंग करेगा b में एंड x बिलोंग करेगा a में, x बिलोंग्स टू दोनों के अंदर कॉमन निकाल लिया एक तरह से हमने, ठीक है। कॉमन निकालते हैं, यहाँ b बच गया, यहाँ पे एंड का मतलब इंटरसेक्शन है, और यहाँ पे a बच गया, तो x बिल्कुल भी बिलोंग कर गया b इंटरसेक्शन a में, तो a इंटरसेक्शन b दैट इज द सबसेट ऑफ b इंटरसेक्शन a प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट अपने आप करके देखना, सेम टू सेम ट्रिक है, अपने आप करिए, तो ये एक दूसरे का सबसेट होगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, a इंटरसेक्शन b किसके बराबर होगा बेटा, b इंटरसेक्शन, दैट इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। क्या कहलाता है ये, कम्यूटेटिव लॉ। आप एग्जांपल भी देख सकते हैं चाहे तो, एक a सेट ले लिया 1, 2, 3, एक b सेट ले लिया 2, 3, 4, ठीक है। अब से कहेगा a इंटरसेक्शन b निकालो, अब a सेट डालोगे a 1, 2, 3, इस पूरे का इंटरसेक्शन 2, 3, 4, ठीक है। पहले a लिखा गया, फिर बाद में b लिख दिया, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन एक नंबर के अंदर भी आ सकता है, ठीक है, आपके एक्सरसाइज में मिल जाएगा, आप चेक करेंगे तो ये 2, तो इंटरसेक्शन मतलब कॉमन 2, 3 दोनों में है, तो सीधा लिख दो 2, 3, करना कुछ नहीं है, बस वही सिंपल तरीके से इंटरसेक्शन जैसे निकालते हैं, बस यहाँ पे a पहले लिख दिया, b बाद में, अब b इंटरसेक्शन a में b पहले लिख दिया, और इंटरसेक्शन a मतलब क्या 1, 2, 3 बराबर, फिर वही चेक करना है 2, 3 दोनों में फिर कॉमन है, तो 2, 3 फिर लिख दो। आंसर दोनों को बस ये दिखाना था कि सेम आएगा, चाहे a को पहले लिखें चाहे b को पहले लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ये तो बहुत नॉर्मल सीधी, सब बच्चों को पता भी है, कर रखा होगा आपने। अच्छा अगला क्या है, एसोसिएटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ कभी भी कहीं पर भी आए, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि नॉर्मल रियल नंबर का जो सेट दे रखा उस पर भी हम कम्यूटेटिव लॉ प्रूव कर सकते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी कम्यूटेटिव लॉ आता है, मैट्रिक्स में भी कम्यूटेटिव लॉ आता है, सेट थ्योरी में भी कम्यूटेटिव लॉ आता है, ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ आता है, ठीक है। तो कम्यूटेटिव लॉ हर जगह है, रियल नंबर सिस्टम ऑफ रियल नंबर में भी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में भी है, सेट थ्योरी में भी है, मैट्रिक्स में भी है, और भी कई जगह इस्तेमाल होता है, ठीक है। बुलियन अलजेब्रा होता है उसके अंदर भी है। तो जब भी कभी कम्यूटेटिव वर्ड आया तो वहाँ पे हमेशा 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है, 2 ही सेट होंगे, यानी समझ लो सेट थ्योरी में तो 2 सेट होंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में तो 2 ही कॉम्प्लेक्स नंबर होंगे, ठीक है। अब एसोसिएटिव लॉ आया, तो एसोसिएटिव लॉ अगर आया तो इसके अंदर 3 सेट होंगे, कितने सेट होंगे, एसोसिएटिव लॉ 3 सेटों से बिलोंग करेगा, कम्यूटेटिव लॉ 2 सेटों से बिलोंग करेगा हमेशा, ठीक है। चलो देखते हैं एसोसिएटिव लॉ। बचपन में यानी कि आपने 10th क्लास में या छोटी क्लास में 6th 7th में ही पढ़ा है कि 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन करें, तो पहले एडिशन बता देता हूँ, 2 + 3, ठीक है, +5 बराबर होता है
2 + 3 + 5। लिखना कैसे जरा चेक करना, 3 नंबर डाल दिए 2 3 5, कोई भी 3 नंबर ले लो, कैसे भी 3 नंबर ले लो, रियल नंबर होने चाहिए। 2 3 5, यहाँ पर भी लिखो 2 3 5, इसमें 2 और 3 के ऊपर ब्रैकेट लगा दो, इसमें लास्ट के जो दो नंबर उनके ऊपर ब्रैकेट लगाना है। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव वाला। कहता है दोनों का आंसर सेम आएगा, चेक कर लो आप। ये कहता है 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आया, +5 ये रहा, 2 ये रहा, प्लस 3 में 5 जोड़ देंगे 8 आया, 5 + 5 10 आया, 8 + 2 10 आया। दोनों आंसर कैसे आ गए? सेम आ गए। दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। ठीक है, इसमें एक जरूरी बात क्या है, कैसे लिखा गया इसके अंदर, इसमें कहता है कि कोई भी 3 नंबर लेने होते हैं इसके अंदर, कोई भी एनी टाइप ऑफ 3 नंबर्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया A + C + D, यहाँ पर भी A + C + D ऐसे लिख दिया, A + C + D। इसमें क्या कहता है A + C के ऊपर ब्रैकेट लगा दो ऐसे, फर्स्ट 2 नंबरों के ऊपर ऐसे ब्रैकेट डाल दी। ठीक है, ये कहता है कि पहले ए में सी जोड़ना चाहिए, जो आंसर आया उसमें डी जोड़ना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, दूसरी साइड की तरफ क्या करना है, जो दूसरी साइड है इसकी, लास्ट के 2 नंबरों के ऊपर ब्रैकेट डाल दो, लास्ट के 2 नंबर सी और डी के ऊपर। कहता है सी में पहले डी जोड़ दो, जो आया उसके अंदर फिर ए जोड़ दो, तो आंसर कैसा आएगा, वो कहता है सेम आएगा जी। ठीक है, इसमें बीच में प्लस आ गया, चाहे तो इसकी जगह क्या आ सकता है, प्लस की जगह पे बेटा मल्टीप्लाई भी आ सकता है। ठीक है ना, क्या आ सकता है, मल्टीप्लाई भी आ सकता है। ऐसे 3 नंबर ले लिए ए सी और डी, फिर ए सी और डी, इसमें ए और सी पे ब्रैकेट डाल दिया, तो दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन करो, जो आया उस पर उसको डी से मल्टीप्लाई करो। ठीक है, इसमें कहता है सी और डी को मल्टीप्लाई करो, जो आया उसका ए के साथ मल्टीप्लिकेशन करो। एसोसिएटिव लॉ की खास बात ये होती है, इसमें 3 नंबर होते हैं हमेशा, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में प्रूव कर रहे हो, सेट थ्योरी में प्रूव कर रहे हो, मैट्रिक्स में प्रूव कर रहे हो, बुलियन अलजेब्रा में प्रूव कर रहे हो, किसी में भी कर रहे हो, उसके 3 नंबर जरूर होंगे। ठीक है, एसोसिएटिव लॉ के अंदर 3 नंबर पे अप्लाई होगा। अच्छा, इसके अंदर चलो क्या बता रहा था पता नहीं, चलो ठीक है। अच्छा, इसका मतलब दोनों साइड कैसे आ जाएगी, इसके अंदर इक्वल आ जाएगी। अच्छा, एक खास बात और बता रहा था मैं कि इसमें ना साइन हर जगह बेटा एक जैसा ही होगा, जैसे यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई तो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई होगा, ये बात ध्यान रखना। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है यहाँ पे प्लस आ जाए, यहाँ पे क्या जाए प्लस आ जाए, यहाँ मल्टीप्लाई आ जाए, तो उसके अंदर एसोसिएटिव लॉ नहीं लगता। एसोसिएटिव लॉ कब लगेगा, जब दोनों जगह सेम साइन होने चाहिए, दोनों जगह मल्टीप्लाई हो, या दोनों जगह क्या हो, मल्टीप्लाई के अलावा क्या आ सकता है, प्लस आ सकता है, और कोई तीसरा नंबर नहीं आ सकता, दोनों जगह मल्टीप्लाई आ सकता है या फिर प्लस आ सकता है। तो इस केस में क्या होता है, मुझे एक बात चीज़ पता है कि 2 + 3 + 5 बराबर होता है 2 + 3 + 5, मुझे पता है ये बात सही है। ऐसे ही प्लस की जगह मल्टीप्लाई भी लगा सकता हूँ, तो दोनों साइड कैसी आएंगी, सेम आएगी। इसको बोलेंगे कि एडिशन इज एसोसिएटिव। बेटा इसमें प्लस आया ना, इसमें कोई साइन प्लस का आया, तो इसको बोलेंगे प्लस इज एडिशन इज एसोसिएटिव। क्या बोलेंगे, एडिशन इज एसोसिएटिव। इसके अंदर क्या आया, मल्टीप्लिकेशन आया, इसमें मल्टीप्लिकेशन आया, तो इसमें बोलेंगे मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। ठीक है, तो एडिशन भी एसोसिएटिव होता है, मल्टीप्लिकेशन भी एसोसिएटिव होता है, ध्यान रखना ये दोनों बातें। अब लेकिन हम क्योंकि सेट थ्योरी पढ़ रहे हैं ना, तो सेट थ्योरी की जगह मल्टीप्लिकेशन, सेट थ्योरी में क्या मल्टीप्लाई और प्लस नहीं आएगा, उसके अंदर क्या आएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन आएगा। ध्यान दो, क्या आएगा, यूनियन और इंटरसेक्शन। तो एसोसिएटिव लॉ में पहला लॉ कहता है 3 सेट ले लेंगे, एक ए बी और एक सी, ऐसे यहाँ पर लिख लो ए बी और एक सी, तो इसके बीच में यूनियन लगाना है ऐसे, आपको ब्रैकेट बंद फिर यूनियन। ठीक है, फिर यहाँ पर भी यूनियन लगा दो, यहाँ पर भी यूनियन लगा दो, लेकिन यहाँ पे लास्ट में दोनों सेटों पे ब्रैकेट है, यहाँ स्टार्टिंग के 2 सेटों पे ब्रैकेट है, यहाँ लास्ट में 2 सेटों पे ब्रैकेट है। नंबर ऐसे ही लिखने सीरियल वाइज ए बी सी, इधर भी ए बी सी, आगे पीछे नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पे पहले 2 सेटों पे यूनियन, यहाँ इसमें लास्ट वाले 2 सेटों पे यूनियन, तो इसे बोलते हैं कि ये दोनों साइड है ना इक्वल होती है, दिस इज कॉल्ड एसोसिएटिव लॉ। बस खत्म बात। मुझे प्रूव करना है कि टू प्रूव दीज 2 साइड्स आर इक्वल, तो उसमें क्या करेंगे, पहले हम क्या प्रूव करेंगे, ये प्रूव करना चाहता हूँ मैं। अब पता है ये भी, इसमें भी तो यही बात है कि दोनों सेटों को हम 2 साइड्स को इक्वल दिखा रहे हैं ना, राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों बराबर दिखाना चाह रहे हैं। तो जब भी कभी 2 सेटों को इक्वल दिखाते तो क्या बता रखा था मैंने, कि ये सबसेट होना चाहिए किसका, ए यूनियन बी यूनियन सी का। बेटा ये ना सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी यूनियन सी का। फिर दूसरा पार्ट क्या प्रूव करेंगे, ऐसे ही ए यूनियन बी यूनियन सी, मतलब ये जो यहाँ लिख रखा है ये सबसेट होना चाहिए किसका, इस साइड का, ए यूनियन बी यूनियन सी। बस ये प्रूव करना चाहेंगे। ठीक है, तो पहला पार्ट ही बताऊँ, बहुत आसान, सही, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर, ऐसी कोई खास बात नहीं है। तो इसमें क्या करना है, ये जो सेट है वो सबसेट होना चाहिए इसका, तो इसमें से एक एलिमेंट उठाऊंगा, उसे इसमें दिखाना और कुछ नहीं करना। ठीक है, तो लेट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी यूनियन सी। ठीक है, दिस इंप्लाइज दैट एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी। यहाँ पे एक्चुअली में अब 2 सेट नजर आ रहे हैं आपको, 2 सेट,
एक तो ये पूरे को एक सेट मानूंगा मैं, ए यूनियन बी को एक सेट मानूंगा, फिर यूनियन, फिर दूसरा सेट सी है, ठीक है। क्योंकि जो ये वाला यूनियन है ना वो दोनों पे लगा हुआ है, ए यूनियन बी पे, जो कि एक सेट की तरह काम कर रहा है, एक दूसरा सेट है यहाँ पर सी। तो अगर एक्स इसमें बिलोंग करता है तो पहले लिखूंगा एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी में, फिर इस यूनियन का इस्तेमाल करूंगा, इसकी जगह लिखूंगा और, ठीक है, क्या लिखूंगा, और एक्स बिलोंग करेगा सी में। दिस इंप्लाइज दैट, अच्छा अगर x बिलोंग करता है ए यूनिट बी में और ये ब्रैकेट के अंदर है, तो x अगर ए यूनिट में बिलोंग करता है तो इसका मीनिंग हम पहले से ही जानते हैं, x बिलोंग करेगा ए में, वो यूनिट का मतलब और होता है, और x बिलोंग करेगा किसमें, बी में। बेटा लिखो, ब्रैकेट में रखना है ऐसे, x बिलोंग करेगा ए यूनिट बी में, इसका मीनिंग क्या होता है वो यहाँ लिख रखा है कि x ए में होगा, यूनिट मतलब और, x बिलोंग करेगा बी में, और x बिलोंग टू सी, एज इट इज लिख दिया, ठीक है। दिस इंप्लाइज दैट, अब क्या कर सकते हैं, हर जगह और नजर आ रहा है, इधर भी और है, इधर भी और है, ठीक है। ऐसे तोड़ने के बाद है ना, इस और को हम एडजस्ट कर सकते हैं, यानी कि 3 सेट है यहाँ पे, अगर 3 एलिमेंट है चेक करें तो, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये। इसमें ना हम क्या एक्चुअली अकॉर्डिंग टू रिजल्ट, हम क्या रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चेक करना। मैं फर्स्ट पार्ट लेके चल रहा था, मुझे बी और सी को ब्रैकेट में लेना है, बी और सी को, हम बी और सी को मतलब एक साथ लेना चाहते हैं ताकि बी और सी का यूनिट एक साथ एक ब्रैकेट के अंदर आ जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बी और सी को एक साथ रख लेंगे, तो एक्स बिलोंग करेगा ए में, इस वाले और को यहाँ लिखना है, बस कुछ नहीं करना, ये वाली ब्रैकेट जो यहाँ से बंद है और ये वाली जो ब्रैकेट यहाँ से ओपन है, इस दोनों को हटा के बी और सी पे लगा देनी है। तो x बिलोंग करेगा b में और x बिलोंग करेगा किसमें, c में, ठीक है। नजर आ रहा होगा आपको, ठीक है जी। अच्छा, तो इसका क्या मतलब हुआ भाई, दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग करेगा a में और x बिलोंग करेगा, बेटा इसका क्या मतलब है, x बिलोंग करेगा b में और x बिलोंग टू c, और का मतलब यूनियन है, तो x बिलोंग कर जाएगा b यूनियन c में, ठीक है। नजर आ गया, ब्रैकेट डालो, x बिलोंग करेगा किसमें, b यूनियन c में। और इसका मीनिंग क्या है बेटा, बीच में अब और आ गया, फिर दोबारा और आ गया, लेकिन वो और इसके बीच में है, एक तो इसके बीच में है और एक इसके बीच में, तो इसके बीच, इन दोनों के बीच में फिर यूनियन लगा दो, तो x को लिख सकता हूँ डायरेक्टली कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b यूनियन c में, ठीक है। नजर आ गया होगा, ठीक है। तो x बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, तो हमने पहला पार्ट प्रूव किया कि अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन बी यूनियन सी में, इसमें से एक एलिमेंट उठाया, उसे लेके चले, और हमने राइट हैंड साइड जो लिखा हुआ उसके अंदर हमने x को बिलोंग कर दिया, ठीक है। सिमिलरली सेकंड पार्ट अपने आप करना है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड पार्ट जैसे प्रूव होता है तो हम ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि आसान सा है, इसलिए ज़्यादा टाइम लेना भी नहीं चाहता मैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। हाँ जी बेटा, आइडेंटिटी लॉ हो गया, ठीक है, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आपने डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पहले ही पढ़ रखा है, 2 + 3 इंटू में 5 बराबर होता है। देखो बीच में प्लस है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन है ना, यहाँ प्लस है, यहाँ क्या है, बट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की खास बात है, इसमें भी 3 नंबर्स हो गए, ए बी और सी, जैसे कि 3 नंबर 2 3 और 5 ले लिया मैंने, 3 नंबर ले लिया 2 3 और 5, बीच में प्लस ले लिया बेटा, 2 नंबर के बीच में क्या ले लिया, प्लस ले लिया, ब्रैकेट में डाल दिया और इंटू में 5 लिख दिया, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ये लॉ कहता है, ये पहले से भी जानते हैं आप, इस मल्टीप्लाई 5 में जो दे रखा है, 5 इंटू में जो दे रखा है उसको अंदर ले आएंगे, तो 2 इंटू में 5, इंटू में 5 को जब अंदर ले आऊँगा तो इंटू 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, बीच में प्लस है तो प्लस आ जाएगा, और 3 इंटू में 5 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो कहता है कि चाहे ये वाली वैल्यू निकाल लो, चाहे ये वैल्यू निकाल लो, आंसर सेम आएगा। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यहाँ पे इंटू में 5 है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया, किसके बीच में, 2 और 3 के बीच में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, तो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। मल्टीप्लाई 5 जो है वो 2 के पास भी चला गया और 3 के पास भी चला गया, सो दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। बीच में प्लस आ सकता है, बीच में माइनस भी आ सकता है, ध्यान देना, बीच में प्लस आ सकता है और माइनस भी आ सकता है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि 2 इंटू में 5 + 6 इज इक्वल टू, मान लो मल्टीप्लाई तो बीच में आ जाए और यहाँ प्लस आ जाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं यू लिख दूंगा 2 + 6 इंटू में 2 + 6 इंटू में 5 + 6, ये गलत रॉन्ग, ठीक है, ऐसा नहीं कर सकते, बीच में प्लस होना चाहिए, यहाँ मल्टीप्लाई, दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, अब यही जो लॉ है सेट थ्योरी में जब लगता है तो वहां पे नंबरों की जगह क्या आ जाते हैं, सेट आ जाते हैं, बस ये डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, मुझे ये प्रूव करना होगा कि ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, बेटा 3 सेट लिए ए बी और सी, ए बी और सी 3 सेट लिए, तो ए और बी की जो यूनियन आ गया, बेटा इंटरसेक्शन भी आ सकता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की खास बात है, यहाँ पे 3 सेट होंगे, मैंने 3 सेट ले लिए ए बी और सी, एक जगह पे यूनियन है तो दूसरी तरफ इंटरसेक्शन होना चाहिए, यहाँ यूनियन है, दोनों की जो यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन होगा,
और यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ इंटरसेक्शन आ जाए तो यहाँ यूनियन आ जाएगा, ठीक है। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है। अब ये इंटरसेक्शन सी अंदर जाएगा, इंटरसेक्शन सी डिस्ट्रीब्यूट होगा ए और बी के साथ, तो इंटरसेक्शन सी किसके साथ आएगा, एक बार सी के साथ आएगा। ए का इंटरसेक्शन, ध्यान रखना जो यहाँ सिंबल इंटरसेक्शन दे रखा वही इंटरसेक्शन ए और सी के बीच में लगेगा, यूनियन नहीं लगेगा, यूनियन तो बाहर चला जाएगा इधर, ठीक है। ए का इंटरसेक्शन सी के साथ, ठीक है, ये यूनियन जो वो बीच में आएगा, फिर बी का इंटरसेक्शन सी के साथ, बी इंटरसेक्शन सी। भाई ये प्रूव करके दिखाओ पहला पार्ट। ये दोनों हमेशा इक्वल होते हैं, ए बी सी चाहे कैसे भी सेट हो, ये प्रूव करना है कि हमेशा इक्वल होंगे, ठीक है। जब दो सेटों को इक्वल दिखाना हो तो उन दोनों को फिर दोबारा एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। तो पहला पार्ट मैं जो ये प्रूव करने जा रहा हूं, टू प्रूव जब भी कभी दो साइड को इक्वल दिखाना होता है, कई बार बता चुका हूं, दो साइड को इक्वल दिखाना होता है, उन्हें एक दूसरे का सबसेट दिखा देंगे। तो उसके लिए मैं पहला पार्ट ये प्रूव करना चाह रहा था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, यानी कि पूरा जो एक्सप्रेशन है दैट इज द सबसेट, ये सबसेट दिखाना चाहते हैं किसका, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। उसके लिए क्या करूंगा, एक एलिमेंट इसमें से उठाऊंगा और उसको सिर्फ इसमें दिखा देना, बात खत्म हो जाएगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे लेके चलूंगा। एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, ठीक है बेटा। देखो यहां पर अब दो सेट है, एक्स इस पूरा सेट, एक एक्स एलिमेंट है जो इस पूरे सेट में पड़ा हुआ है, एक एक्स एलिमेंट मैंने लिया। अब कोई एक्स एलिमेंट अगर इसमें पड़ा हुआ है और बीच में इंटरसेक्शन आ जाए, तो याद है आपको मैंने एक चीज बताई थी, अगर एक्स बिलोंग करता है ए इंटरसेक्शन बी में मान लो, तो इसका मतलब होता है एक्स ए में होगा एंड एक्स बी के अंदर बिलोंग करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब एंड बताया था ना, यहाँ पर भी यही है, एक्स बिलोंग करेगा ए यूनियन बी, अलग से इंटरसेक्शन का मतलब एंड होता है, एंड एक्स बिलोंग करेगा किसमें, सी में, ठीक है, ये बात आ गई। अच्छा इसका क्या मतलब है, एक्स बिलोंग करेगा ए में और एक्स बिलोंग करेगा बी में। यहाँ पे यूनियन है, अगर एक्स बिलोंग करता है ए यूनियन बी में, इसका मीनिंग क्या होता है वो यहाँ लिखना चाहूंगा। एक्स बिलोंग करेगा ए में, यूनियन का मतलब और होता है एक्स बिलोंग करेगा बी में, एंड एक्स बिलोंग करेगा सी के अंदर, ये हो गया हमारे पास, ठीक है। देखो एक बात ध्यान रखना, इससे पहले मैंने आपको कम्यूटेटिव लॉ बताया है ना, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ बताया, एसोसिएटिव लॉ बताया, ठीक है। हमने कम्यूटेटिव लॉ में और एसोसिएटिव लॉ में क्या बताया कि यूनियन एसोसिएटिव होता है, इंटरसेक्शन भी एसोसिएटिव होता है, इंटरसेक्शन और यूनियन दोनों कम्यूटेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर जब हम कर रहे थे तो वहाँ पे एक खास बात ये हो रही थी कि यहाँ पर और है तो यहाँ पर भी और था, यहाँ पे एंड है तो यहाँ पर भी एंड था, मतलब दोनों जगह सेम साइन थे, यूँ कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है कि यहाँ पर और है और यहाँ पर एंड है, ठीक है, दोनों चीज़ें अलग अलग हैं। तो इसके अंदर भी ऐसा होगा कि इसमें हमें डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी को डिस्ट्रीब्यूट, एक्स बिलोंग्स टू सी को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा ए के साथ भी और बी के साथ भी। इसलिए इस बात को हम ऐसे लिखेंगे, एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में। इसका मीनिंग ये होता है, ये और वर्ड यहाँ पे आ जाएगा। ध्यान रखना इसमें क्या हुआ कि ये जो पूरा एक्सप्रेशन यहाँ नजर आ रहा है ना, ये पूरा एजिट उठ के एक्स बिलोंग्स टू ए के साथ आएगा, एजिटेस, ठीक है। ये और वर्ड बीच में आएगा, ऐसे एक्स बिलोंग टू बी, एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, ये इसके साथ, मतलब ये एंड एक्स बिलोंग्स टू सी पूरा बी के साथ भी आएगा ऐसे। अच्छा अब इसका क्या मतलब होता है, ऐसा तभी होता है, ऐसा तभी करना होता है जब यहाँ पे और यहाँ पे एंड, यानी दोनों के साइन अलग अलग होने चाहिए बेटा। अच्छा मतलब ऐसा क्यों होता है, ये जो अब मैं जब ये फार्मूला जब इस पर अप्लाई कर रहा हूँ तो ये सारा फार्मूला मैं उसी बेसिक चीज़ों को याद करके कर रहा हूँ। बेसिक चीज़ें क्या थी जो मैं थोड़ी देर पहले बताया कि 2 + 3 के साथ मल्टीप्लाई में 5 आ जाए, 2 + 3 इंटू में 5 आ जाए, तो बेटा ये मल्टीप्लाई 5 2 के साथ भी आएगा, बीच में प्लस आएगा, फिर मल्टीप्लाई 5 3 के साथ भी आएगा, ठीक है ना। ये जो बेसिक चीज़ें जो अपने बचपन में सीख रखी है उसी की हेल्प से हमने ये बात लिखनी है, ठीक है, और कोई नया टेक्निक नहीं है, कोई नई थ्योरी नहीं है ये, ठीक है। तो एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, एक्स बिलोंग्स टू ए के साथ भी आएगा, और बीच में आ गया एक्स बिलोंग्स टू बी के साथ भी ये भी चीज़ आ जाएगी। अच्छा इसका क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग करता है, बीच में एंड वर्ड आ गया तो इसका मतलब इंटरसेक्शन बताया था ना, ये एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, इसका मतलब क्या है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन है तो ए पहले आएगा, एंड का मतलब इंटरसेक्शन आएगा, और यहाँ पे फिर सी आ जाएगा, बस हो गया। और क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग टू बी इंटरसेक्शन सी, इसका मीनिंग जानते हैं आप, क्योंकि बीच में एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, ठीक है। बीच में दोनों में और आ रहा है, ध्यान रखना, एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, लेकिन बीच में क्या आ रहा है, और आ रहा है। तो एक्स बिलोंग जो कर रहा है वो दोनों के अंदर कॉमन आ सकता है, और का मतलब क्या होता है, यूनियन होता है। तो एक्स बिलोंग करेगा, यूनियन किसके बीच में, इस सेट के बीच में और इस सेट के बीच में और है, तो इन दोनों के बीच में यूनियन आएगा, ठीक है। ये एक सेट है, ये भी एक सेट है, एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, एक्स इसमें भी बिलोंग कर रहा है, तो क्या अगर कोई एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है इस सेट में, और एक एलिमेंट है जो इसमें बिलोंग कर रहा है, तो क्या वो दोनों के यूनियन में बिलोंग नहीं करना चाहिए, और का मतलब यूनियन होता है ना। तो एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। इस तरह से मैंने आपको इसका पहला पार्ट प्रूव करके दिखा दिया भाई,
ठीक है। अच्छा, जैसे मैंने ये पहला पार्ट प्रूव किया, दूसरा अपने आप करना है। दूसरा मैंने लिखा नहीं है यहाँ पर कि दूसरे में क्या है, जैसे कि इसको इसका सबसेट दिखाया गया है, तो ऐसे इसको इसका भी सबसेट दिखाना पड़ेगा। तो एक दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, दूसरे के सबसेट हो जाएंगे, तो दोनों बराबर होने चाहिए। ये पता है। अब दूसरा पार्ट कैसे करोगे मैं बता देता हूँ। मान लो आपने पहला पार्ट कर दिया, उल्टा चल दो, रिवर्स गियर लगा दो, ठीक है। रिवर्स गियर जैसे लगाता हूं तो मैं अच्छा, मैं इसको क्या प्रूव, दूसरे पार्ट में क्या प्रूव करता कि ये जो है सबसेट होना चाहिए इसका, तो एक एक्स एलिमेंट इसमें से उठा के चलेंगे, तो वही चीज कर रहे हैं यहाँ पे। वो चीज लिखी हुई है नीचे, चेक कर लो कि एक्स बिलोंग करेगा किसमें, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन, लिख रखा है साफ साफ। इसका क्या मीनिंग होता है, ऊपर चलो, उससे ऊपर वाले स्टेप पे चलेंगे कि एक्स बिलोंग करेगा ए इंटरसेक्शन सी, यूनियन का मतलब और होता है एक्स बिलोंग करेगा बी इंटरसेक्शन सी। क्लियर। अब इसका क्या मतलब होता है, इंटरसेक्शन आ गया। इंटरसेक्शन मतलब क्या होता है, एक्स बिलोंग करेगा ए में, इंटरसेक्शन मतलब एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में, और बीच में आ गया। इसका क्या मतलब होता है, एक्स बिलोंग करेगा बी में, इंटरसेक्शन मतलब एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में। क्लियर होगी बात। अब इसमें एक खास बात है कि जो एक्स बिलोंग करेगा ए में एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में, बीच में क्या आ गया था हमारे पास, और आ गया था, और एक्स बिलोंग करेगा बी में एंड एक्स बिलोंग करेगा सी में। यहाँ पे आप इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगा दो ऐसे। मान लो आप इसको नहीं भी प्रूव कर रहे ना, तो आप इफ एंड ओनली इफ का सिंबल भी लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अच्छा, एक बात और सोचो आप, एक बात ध्यान रखना। अब इससे अगला जो स्टेप है वो जरा ध्यान देना, बीच में और वर्ड आ गया, ठीक है। अच्छा, ये एक्स बिलोंग टू सी नजर आ रहा है इसके अंदर, ये वाला, और यहाँ पर भी एक्स बिलोंग्स टू सी नजर आ रहा है, एंड एक्स बिलोंग्स टू सी, एंड एक्स बिलोंग्स टू, दोनों के अंदर कॉमन है, इसलिए दोनों में कॉमन, इसलिए इसको पूरे को बाहर निकाल लिया। एक्स बिलोंग एंड एक्स बिलोंग्स टू सी कॉमन था, उसे बाहर निकाल लिया। जैसे ही मैं इसमें से बाहर निकालूंगा तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए बनेगा, बीच में और वर्ड, ये वाला और वर्ड यहाँ जाएगा, एक्स बिलोंग टू बी बचेगा, वो यहाँ जाएगा, और जो कॉमन निकाला वो एज इट इज लिखना है, और जो कॉमन निकालने के बाद जो बच गया उसे ब्रैकेट में डालना है ऐसे। इसका क्या मतलब होता है जानते हो, और यूनियन होता है, ए और बी का यूनियन आ गया, ठीक है। एंड आ गया, एक्स बिलोंग्स टू सी आ गया, फिर दोनों बीच में क्या आ गया, इंटरसेक्शन। तो अगर आप पहला पार्ट जब प्रूव कर रहे होंगे तो आप ऐसे चल रहे होंगे साथ में, लेकिन इफ एंड ओनली इफ का सिंबल लगाते चले जाना। तो दूसरा पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है। इफ एंड ओनली इफ का सिंबल अगर लगाते हो तो दूसरा पार्ट प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इसमें लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट भी हो गया, फर्स्ट भी हो गया। सो दिस इज हेंस द रिजल्ट, ये था डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये आपको ना, जैसे कि ऐसा भी क्वेश्चन भी आ सकता है, जैसे मैं आपको कह देगा भाई ए सेट ये दे रखा है, बी सेट ये दे रखा है, सी सेट दे रखा है 4,5, ठीक है। तो आपसे पूछा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ प्रूव करके दिखाओ, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ए का यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन सी बराबर है ए का इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी और यूनियन बीच में बी इंटरसेक्शन सी, ये प्रूव, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये वैल्यू अलग निकालनी है, इसकी वैल्यू अलग निकाल लेनी है, इन सब की वैल्यू भी अलग अलग निकाल लेनी है, ठीक है। दोनों साइड बस बराबर आनी चाहिए। मैंने अभी आपको एक ही डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बताया, दूसरा भी होता है, इसका लिख के बता दूंगा अभी, ठीक है। दोनों प्रूव भी आ सकता है, प्रूव करना भी आ सकता है। ए का यूनियन बी के साथ निकाल लो, आपको ये प्रूव करना है, ये आपको ए सेट देगा, बी सेट देगा, सी सेट देगा, ये आपको प्रूव करके दिखाना, ये दोनों साइड बराबर है, प्रूव करके दिखाओ ये वाला, ठीक है। ये जो एक्सप्रेशन लिख रखा है ना, ये प्रूव करके दिखाओ दोनों साइड बराबर है। तो आप ये वाले राइट हैंड साइड अलग निकाल लो, लेफ्ट हैंड अलग निकाल लो, बस हो गया। चलो ए और बी का यूनियन चेक करो, ए ये रहा, बी ये रहा, दोनों का यूनियन 1,2,3, बस हो गया। यूनियन ऐसे निकलेगा, ए और बी का यूनियन मतलब ए के भी सारे एलिमेंट लिख दो, बी के भी सारे लिख दो, लेकिन 1 2 3 लिख दिया, फिर 2 3 लिखना है, 2 3 लेकिन पहले से लिखा हुआ है तो दूसरी बार लिखने की जरूरत नहीं है। ए यूनियन बी के साथ इंटरसेक्शन सी निकालो, ए यूनियन बी उस पे का इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी क्या है, ये रहा, सी कितना है पहले ही देखा 4 और 5, 4 और 5 और 1 2 3 में कोई इंटरसेक्शन है, कुछ भी नहीं है, एम्प्टी सेट आ गया, तो ये तो 5 आ गया। ये जो साइड है ये लेफ्ट हैंड साइड निकल गई, लेफ्ट हैंड साइड बराबर एम्प्टी सेट आ गया। इसी तरह से मैं फिर ये वाली साइड निकालना चाहता हूँ, राइट हैंड साइड निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए और सी का इंटरसेक्शन निकालो, ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, बेटा ए का सी के साथ इंटरसेक्शन, ये रहा ए सी, ए और सी में कोई कॉमन है, इंटरसेक्शन तो जानते हो ना कॉमन एलिमेंट, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं है। ऐसे ही बी इंटरसेक्शन सी निकाल लो, बी और सी में इंटरसेक्शन निकालेंगे, क्या आया, एम्प्टी, कुछ भी कॉमन नहीं है। दिस इज आल्सो 5, दिस इज आल्सो 5। अब दोनों का यूनियन निकालो, दोनों का यूनियन करेंगे, वो भी क्या यूनियन करेंगे, अब दोनों का, इसका और इसका, कह रहा है ना यूनियन कर रहा है, यूनियन करना, दोनों का यूनियन जैसे करेंगे तो जो इसमें एलिमेंट है, जो इसमें एलिमेंट सब लिख दो, दोनों में कुछ एलिमेंट है ही नहीं, कुछ नहीं है, तो यूनियन क्या आएगा, एम्प्टी रहेगा, तो दोनों साइड क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। दिस इज कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अच्छा, डी मोर्गन्स लॉ क्या होता है, डी मोर्गन्स लॉ,
डिमोर्गन्स लॉ में देखते हैं क्या होता है, ठीक है जी। डिमोर्गन्स लॉ क्या कहता है, जब भी कभी डिमोर्गन्स लॉ की बात करेगा ना तो वहाँ पे 100% एक यूनिवर्सल सेट जरूर होगा, ठीक है। डिमोर्गन्स लॉ में क्या है, क्या होता है पहले तो बताए, तो फार्मूला क्या है इसका, ए यूनियन बी के ऊपर डैश, डैश मतलब कॉम्प्लीमेंट, जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। बेटा याद करो, पहला फार्मूला इसका, दूसरा फार्मूला भी है भाई, दो फार्मूले हैं। यहाँ पे यूनियन है, ए और बी दो सेट है, बीच में यूनियन है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग, बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट अलग। बेटा यूनियन है तो यहाँ पे 100% इंटरसेक्शन आएगा। सिमिलरली बीच में इंटरसेक्शन भी आ सकता है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन लिख दिया यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, मतलब यूनियन आ जाएगा, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट आएगा। इंटरसेक्शन है तो यहाँ पर यूनियन आना चाहिए, ध्यान रखना, इंटरसेक्शन है तो यहाँ पे यूनियन आना चाहिए। दिस इज द डिमोर्गन्स लॉ, ठीक है। अब इसको प्रूव करना चाहूंगा, प्रूव करके देखते हैं क्या होता है। जब भी कभी डिमोर्गन्स लॉ प्रूव करने के लिए कहेगा, डिमोर्गन्स लॉ याद भी होना चाहिए, केवल नाम से भी आ सकता है। तो डिमोर्गन्स लॉ में 100% वहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट होना जरूरी होता है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको पहले बता देता हूँ ए का कॉम्प्लीमेंट होता क्या है, ए डैश, ए का कॉम्प्लीमेंट जो आप पहले ही पढ़ चुके हैं। यहाँ पे यू सेट गिवन होगा, मान लो ये दे दिया, एक ए सेट गिवन होगा, आपसे पूछ लेगा भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, जिससे हम ऐसे भी लिखते थे, बता रखा है मैंने आपको, ये ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ए का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है यू माइनस ए। यूनिवर्सल सेट नहीं दे रखा है तो मैं ए का कॉम्प्लीमेंट नहीं निकाल सकता, ठीक है। यूनिवर्सल सेट चेक करो, 1 2 3 4 5, इसमें से घटा दो ए सेट 1 2 3, ठीक है। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अगर सॉल्व कर रहे हैं तो वहाँ पे यू होना जरूरी होता है, ठीक है। थ्योरेटिकली कर रहे हैं तो एक अलग चीज़ है, उसको तो अलग तरीके से प्रूव करना होता है। तो उसके अंदर यूनिवर्सल में मतलब कोई भी चीज़ प्रूव कर रहे हैं तो उसके अंदर एग्जाम्पल नहीं लेते, ध्यान रखना है बात। कभी भी प्रूव कर रहे हैं कोई थ्योरम को, कभी भी प्रूव कर रहे हैं तो एग्जाम्पल लेके कभी भी प्रूव नहीं करते, ठीक है। थ्योरेटिकली प्रूव करते हैं। इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो, डिफरेंस पहले ही निकाल चुके हैं। जब डिफरेंस निकालते तो क्या करते हैं, सबसे पहले चेक करते दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन चेक करो 1 2 3, दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, बेटा दोनों में कॉमन क्या है 1 2 3, तो यहाँ जो बच गया वो आंसर है। ये ए का कॉम्प्लीमेंट है, ए सेट इधर रखा था, ए का कॉम्प्लीमेंट ऐसे निकाला जाएगा, ठीक है। ये आप पहले से जानते हैं। अच्छा, इसको ना वेन डायग्राम के ऐसे देख सकते हैं। तो यूनिवर्सल सेट आपको ऐसे बना के दिखाना पड़ेगा वहाँ पे, ठीक है। जब भी कभी वेन डायग्राम से हम दिखाएंगे, रिप्रेजेंट करेंगे इस एक कॉम्प्लीमेंट को कह रहा हूँ मैं, तो वहाँ पे 100% यूनिवर्सल सेट होगा। यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगल की हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं, और सेट जो दे रखे होते हैं उसको हमेशा सर्कल के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये यूनिवर्सल सेट है, मैंने लिख दिए 1 2 3 4 5, यूनिवर्सल सेट है। 5 यूनिवर्सल सेट में 5 एलिमेंट है, 5 एलिमेंट लिख दिए। अब ए सेट के अंदर कितने एलिमेंट है, 3 है, 1 2 3। अच्छा, और ए यू का सबसेट है, क्योंकि ए जो है यू का सबसेट है तो ए इसके अंदर ही बनेगा ऐसे, ठीक है। दिस इज ए सेट, ये ए सेट हो गया, अंदर वाला जो पोर्शन है दिस इज ए सेट, ठीक है। अब ए का डैश निकाला, ए डैश कैसे निकालते हो वो याद होना चाहिए, यू माइनस ए करके आता है, ठीक है। तो यू माइनस ए, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने समझा रखा है डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको यहाँ निकाल के दिया। ए डैश कितना है 4 और 5, तो 4 और 5 कहाँ है बेटा, 4 ये रहा, 5 ये रहा। सर्कल के क्या है, ये बाहर पड़ा हुआ है लेकिन यू के अंदर है, ठीक है। सर्कल के बाहर है 4 और 5 लेकिन यू के अंदर है, 4 और 5 की बात कर रहा हूँ। तो जो जिस पोर्शन को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ वो सारा एरिया जो होता है ना, एक कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, एक कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, एक कॉम्प्लीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो जो सेल्ड पोर्शन है वो ए डैश के लिए रिप्रेजेंट किया गया है, जो अंदर सर्कल वाला पोर्शन है वो ए को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ए और बाहर वाले को मिला दे तो यू बन जाएगा। यू मतलब कौन, पूरा रेक्टेंगल हो गया, ठीक है। ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था आपके पास, मैं बता रहा था आपको डिमोर्गन्स लॉ। चलो देखते हैं, ये छोटी सी बात पता होनी चाहिए थी इसलिए मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया। डिमोर्गन्स लॉ कैसे प्रूव करेंगे जरा देखते हैं। हालांकि वेन डायग्राम से मैं सारी बातें बताने वाला हूँ आगे, लेकिन अभी फिलहाल क्या है कि मेन बातें बता रहा हूँ आपको। डिमोर्गन्स लॉ क्या होता है, पहला कहता है कि ए यूनियन बी के ऊपर डैश डाले तो बराबर होगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। दिस इज डिमोर्गन्स लॉ। दो तरह से लिखा जाता है, एक बार बीच में यूनियन आएगा, एक बार इंटरसेक्शन आएगा। अगर यहाँ यूनियन है तो यहाँ इंटरसेक्शन आएगा, यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ यूनियन आएगा, ठीक है। मैं पहला ये प्रूव करना चाहूंगा, डिमोर्गन्स लॉ का पहला पार्ट। तो इसके अंदर क्या बातें प्रूव करनी पड़ेगी मुझे, कि ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट सबसेट होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। दूसरा क्या प्रूव करूंगा, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी के ऊपर कॉम्प्लीमेंट।
बेटा मुझे प्रूव ये करना है, तो ऊपर लिख रखा है ना, दिस इज ये डिमोर्गन्स लॉ है, इसे प्रूव करना है। मतलब है तो ये एक सेट ही ना, मैं पहले ए का बी के साथ यूनियन निकालूं, फिर कॉम्प्लीमेंट निकालूं, फिर इसमें ए का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर बी का कॉम्प्लीमेंट निकालें, फिर इंटरसेक्शन कर दें, ठीक है ना। ये एक सेट आ जाएगा, ये भी एक सेट है, तो दोनों तरफ एक एक सेट की तरह ही काम कर रहे हैं, और इसके बीच में इक्वल का निशान है, तो मतलब दो साइड को मुझे बराबर दिखाना है। जब भी कभी मुझे दो साइड बराबर दिखानी हो, तो मैंने आपको पहले ही समझा रखा है कि जब दो सेट इक्वल दिखाने होते हो, तो जैसे कि ए को बी के बराबर दिखाना हो, तो ए को सबसेट दिखा दो किसका, बी का, और बी को सबसेट दिखा दो किसका, ए का। यही तो प्रूव करते थे, ए इज द सबसेट ऑफ बी एंड बी इज द सबसेट ऑफ ए। तो सिमिलरली अब मुझे इसके अंदर क्या करना है, मुझे इन दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना है, तो मुझे ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट को सबसेट दिखाना है किसका, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का। नंबर एक बात। नंबर दूसरी बात, मुझे ये भी दिखाना है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है, यानी कि दूसरे पार्ट में चेक करना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश वो सबसेट होना चाहिए किसका, सबसेट होना चाहिए ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट का, ठीक है। तो ये करेंगे। अच्छा, मैं इससे पहले एक बात बताना चाहूँगा तुम्हें, अभी थोड़ी देर पहले यूनिवर्सल सेट दिखाया ना तुम्हें, ये यूनिवर्सल सेट है, ये ए सेट है, ठीक है। अच्छा एक बात, एक मान लेता हूँ एक एक्स एलिमेंट है जो ए के अंदर पड़ा हुआ है, एक्स एलिमेंट है जो ए सेट के अंदर पड़ा हुआ है, ठीक है। वैसे तुम्हें मैं पहले भी ये बात समझा चुका हूँ, अगर एक्स ए में पड़ा हुआ है तो वो एक्स 100% ए डैश में नहीं होगा, ये बात याद कर लो बेटा। कोई एलिमेंट अगर एक्स है जो ए सेट में पड़ा हुआ है, एक एक्स एलिमेंट है जो ए में कंटेन करता है, तो बेटा वो 100% एक्स ए डैश में नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, एक तो ये रिजल्ट याद रखिए, वो आप डायग्राम से भी देख सकते हैं, है ना, कि जो x एलिमेंट है वो a में पड़ा हुआ है, तो वो x इस सेट के बाहर नहीं होगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर x बिलोंग करता है a डैश में, बेटा एक बात ध्यान देना, अगर x a डैश में बिलोंग करता है तो 100% ये इंप्लाइज करेगा कि वो x a में नहीं होगा। ये दोनों बातें आप याद करो, अगर x a में है तो a डैश में नहीं होगा, अगर x a डैश में है तो a में नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। आप इसको है ना एग्जाम्पल से भी प्रूव कर सकते हैं, एग्जाम्पल से भी देख सकते हैं। मान लो एक ए सेट मैंने ये ले लिया, ए सेट यूनिवर्सल सेट ये ले लिया, ए का कॉम्प्लीमेंट निकाला, जिसको मैं जानता हूँ u माइनस ए होता है। पहले वाले वीडियोस को तो मैंने समझा चुका हूँ, u माइनस ए डैश मतलब u माइनस ए होता है। u क्या मतलब है, 1 2 3 4, उसमें घटा दो, a मतलब क्या है 1,2,3, देख पा रहे होंगे आप, u 1 2 3 4 है, a मतलब 1,2,3, तो 1,2,3 चेक कर पा रहे हैं। डिफरेंस कैसे निकालते हो वो भी आता है, ये आ गया 4, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं ए डैश में जो एलिमेंट आया, ए डैश है ना, ए डैश, तो ए डैश में जो एलिमेंट पड़ा है यानी कि 4 ए डैश में तो है क्या, वो 4 ए जो एलिमेंट ए डैश में है वो ए में है क्या, नहीं है। मतलब 4 ए डैश में है लेकिन वो 4 ए में नहीं है। तो बस यही बात ध्यान रखनी है, अगर x बिलोंग करता है ए डैश में तो वो x ए में नहीं होगा। जैसे कि 4 बिलोंग करता है ए डैश में बट 4 डज नॉट बिलोंग टू ए, ठीक है। सिमिलरली अगर ए में 3 एलिमेंट पड़े हो 1,2,3, 3 एलिमेंट है 1 2 3, वो ए में तो है लेकिन वो ए डैश में नहीं है। 1 2 3 ए में तो है लेकिन वो ए डैश में नहीं है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो एलिमेंट ए में होगा वो एलिमेंट जो है ए डैश में नहीं होगा। सीधी सी बात है, ये छोटी सी बात ध्यान रखनी है। डिमोर्गन्स लॉ का पहला पार्ट मैं प्रूव करने जा रहा हूँ, ये वाला, ठीक है। ये पहला पार्ट प्रूव करूंगा, दूसरा अपने आप करके देख लेना, ठीक है। डिमोर्गन्स लॉ, क्या नाम है इसका, डिमोर्गन्स लॉ। मुझे इन दोनों साइड्स को इक्वल दिखाना है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। इसको बराबर दिखाने के लिए दो चीज़ें हमें प्रूव करनी पड़ेगी। पहला ए पार्ट प्रूव करना पड़ेगा, फिर दूसरा बी पार्ट प्रूव करना पड़ेगा। पहला कहता है कि ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होना चाहिए ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के साथ, ठीक है। दूसरा उल्टा दिखा दो। अब उल्टा मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश जो है ना, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश दैट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ ए यूनिट बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो पहला पार्ट ए पार्ट प्रूव करते हैं। अब मुझे दिखाना है कि ये इसका सबसेट है, तो जिसका जब हम सबसेट दिखाते हैं तो एक एलिमेंट इसमें से उठाते हैं और उसको इसमें दिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेट x बिलोंग करता है ए यूनियन बी डैश के अंदर। ध्यान देना, x एलिमेंट ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में एक x एलिमेंट पड़ा है, ए यूनियन बी के डैश में एक एलिमेंट x पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये इंप्लाइज करते हैं कि अगर x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में, अगर x ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में है तो वो x डज नॉट बिलोंग टू
ए यूनियन बी। ये वो वाली बात है जो थोड़ी देर पहले समझाई, अगर x बिलोंग करता है ए डैश में तो वो x ए में बिलोंग नहीं करेगा। बस इस ए के स्थान पर बेटा, इस ए के स्थान पे ए यूनियन बी दे दिया और कुछ नहीं है, ठीक है ना, ए यूनियन बी दे दिया। अगर x बिलोंग करता है ए यूनियन, अच्छा x बिलोंग करता है ए यूनियन बी के कॉम्प्लीमेंट में तो वो x बिलोंग नहीं करेगा ए यूनियन बी में। अगर x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करेगा तो इससे पहले वाले वीडियो जाके चेक कर सकते हैं आप, यूनियन जिसमें यूनियन के बारे में बात करिए। अगर x ए यूनियन बी में बिलोंग नहीं करता तो इसका मीनिंग समझा चुका हूँ कि वो x ए में नहीं होगा एंड वो x बेटा बी में भी नहीं होगा। यूनियन है, यूनियन का मतलब और होता है, लेकिन यहाँ पर एंड आएगा, ध्यान देने वाली बात है, ठीक है। अगर x बिलोंग नहीं कर रहा है तो उस केस में यूनियन का मतलब एंड हो जाएगा, ध्यान रखना। अगर x ए में बिलोंग नहीं करता तो वो x 100% कहाँ बिलोंग करेगा, अभी थोड़ी देर पहले बताया। अगर x ए में नहीं है तो यहाँ से देख लो ना, अगर x ए में नहीं है तो वो x कहाँ पर होगा, ए डैश में होगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये एक दूसरे को इंप्लाइज करते हैं बेटा, ये एक दूसरे को इंप्लाइज करते हैं, ठीक है ना। अगर x ए में नहीं तो कहाँ पे होगा, वो x ए डैश में होगा, ठीक, क्लियर है। डायग्राम से भी चेक कर सकते हैं, ये यूनिवर्सल सेट का डायग्राम है, ये ए है, ठीक है ना। अगर वो x ए में है, अगर सर्कल के अंदर पड़ा है यानी कि ए के अंदर पड़ा है तो फिर वो बाहर नहीं होगा, बाहर वाला एरिया क्या है, ए डैश। अगर वो ए डैश के अंदर बिलोंग कर रहा है या बिलोंग नहीं कर रहा है, ए डैश में बिलोंग नहीं कर रहा है तो वो ए में होगा, सीधी सी बात है, कुछ भी मान लो। तो अगर x ए में नहीं है तो वो x कहाँ बिलोंग करेगा, ए डैश में बिलोंग करेगा। एंड अगर वो x बी में नहीं है, यहाँ पे कह रहा है बी में नहीं है, अगर वो बी में नहीं है इसको बी कह दो, टेंशन क्यों लेनी। अगर वो x बी में नहीं है, सर्कल के अंदर है तो कहाँ होगा, सर्कल के बाहर होगा। तो x इसका मतलब कहाँ बिलोंग करेगा, बी डैश में बिलोंग करेगा। सर्कल के बाहर वाला, सर्कल वाले को बी बोला गया, अंदर वाले को बी बोला गया, अंदर जो वो बी है, बाहर वाला बी डैश है, ठीक है। तो वो अगर x बी में नहीं है तो 100% वो x बी डैश में होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा यहाँ पे क्या दिखा दिया, बीच में एंड आ गया, दोनों में x बिलोंग कर रहा है, ध्यान दो, दोनों में x बिलोंग कर रहा है, बीच में एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है, तो x बिलोंग करेगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश में। अरे कोई एलिमेंट a सेट a डैश में भी है, वही एलिमेंट b डैश में भी है, x एलिमेंट जो है a डैश में भी, वही एलिमेंट b डैश में, तो क्या वो दोनों के इंटरसेक्शन में होना चाहिए ना, इसलिए x बिलोंग करेगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश में। तो इसका मतलब x उठाया कहाँ से था, a यूनियन b डैश से, कहाँ दिखा दिया, a डैश इंटरसेक्शन b डैश के अंदर। तो इसका मतलब ये a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट सबसेट होना चाहिए, a डैश इंटरसेक्शन b डैश। दूसरा पार्ट प्रूव करना चाहता हूँ, b पार्ट। बेटा b पार्ट नहीं प्रूव करवाऊंगा, क्यों, क्योंकि आप उल्टा चल दें, उल्टा रिवर्स गियर लगा दें। रिवर्स गियर क्या कहता है कि a डैश इंटरसेक्शन b डैश सबसेट होना चाहिए a यूनियन b का डैश, ये दिखाना है। तो x एलिमेंट a डैश इंटरसेक्शन b डैश में होना चाहिए, दिखा रखा है, x बिलोंग करेगा a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, उल्टा चल दिए, ठीक है। इफ एंड ऑन लीफ का सिंबल लगा दो, ये इफ एंड ऑन लीफ का सिंबल होता है, ऐसा नहीं कि हर जगह लगाएंगे, ऐसा भी नहीं है। इफ एंड ऑन लीफ का सिंबल जैसे ही मैं लगाऊंगा तो रिवर्स गियर लग जाएगा। रिवर्स गियर कहता है कि x बिलोंग करता है a डैश इंटरसेक्शन b डैश में, उल्टा चलते गए और कहाँ पहुँच गए कि x बिलोंग करेगा a यूनियन b के डैश के अंदर। तो इधर से उठाया था, इसमें दिखा दिया। तो इसका मतलब a और b दोनों पार्ट प्रूव हो गए, दोनों पार्ट जैसे ही प्रूव होते हैं तो इसका मतलब ये दोनों साइड बराबर होने चाहिए, क्योंकि दोनों एक दूसरे के सबसेट हो गए ना। चलो भाई, एक तो ये था डिमोर्गन्स लॉ में। अच्छा, इसका दूसरा भी होता है डिमोर्गन्स का एक और फार्मूला है तो वो सेम टू सेम ही, थोड़ा सा डिफरेंस है बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन डाल देना, ये भी प्रूव करना आ सकता है। बस यूनियन की जगह इंटरसेक्शन, उस पूरे का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है a डैश यूनियन b डैश। बेटा ये दूसरा फार्मूला है। तो दीज आर डिमोर्गन्स लॉ, ये दो ही फार्मूले होते हैं डिमोर्गन्स लॉ के अंदर, ठीक है। आपको ये डिमोर्गन का दूसरा पार्ट भी अपने आप करना है खत्म। नेक्स्ट